हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एसएससी जेई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिया है दैट इज डायरेक्टली स्टेटिंग अबाउट द हुक्स लॉ। क्या बोलता है क्वेश्चन? 2008 में पूछा गया था कि हुक लॉ is valid within every material obeys Hooke's law within। तो भैया आपको ये पूछ रहा था कि हुक्स लॉ कहां तक के लिए वैलिड है। तो देखिए सबसे पहली बात आ जाती है हुक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। हुक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, आपको ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए। इट स्टेट्स दैट it states that stress is directly proportional to, स्ट्रेस को मैं यहां पर चलिए सिग्मा से लिख देता हूं, stress is directly proportional to the strain but that is only up to the limit of proportionality। देखिए अगर किसी ग्राफ को यहां पर हम लोग देखते हैं, किसी पर्टिकुलर मटेरियल का ग्राफ देखते हैं, अगर हम लोग यहां पर जैसे कि अगर मान लीजिए इस तरफ है स्ट्रेस और इस तरफ है स्ट्रेन। यहां पर जब ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ग्राफ कुछ इस तरह से राइज करता है, फिर फॉल करता है, और कुछ इस तरह का हमारा आइडियलाइज्ड ग्राफ होता है फॉर द माइल्ड स्टीप। ये हम लोग सभी जानते हैं, है ना। दिस पॉइंट इज नोन एज अपर यील्ड पॉइंट, दिस इज नोन एज अपर यील्ड पॉइंट, दिस इज योर लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट। अच्छा, फिर इसके अलावा ये यहां से लेकर यहां तक जो देखने को मिल रहा है, दिस इज नथिंग बट दिस इज स्ट्रेन हार्डनिंग, दिस इज स्ट्रेन हार्डनिंग एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर, दिस इज द पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर। अच्छा, इन पर्टिकुलर पॉइंट्स के पहले भी यहां पर एक पॉइंट आता है, जिस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं एज द पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और उसके बाद आ सकता है यहां पर पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखिए अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, होता क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन लीनियरली प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, तो लीनियरली जहां तक प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस और स्ट्रेन, वहां तक ही हमारा हुक्स लॉ एप्लीकेबल होता है। सो दैट इज नथिंग बट दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, जिस पे आप टिक करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, हुक्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल अप टू द इलास्टिक लिमिट इन ईच एंड एवरी मटेरियल, क्योंकि अलग अलग मटेरियल में इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनलिटी लिमिट अलग अलग हो सकते हैं, है ना। ये ऑब्वियस सी बात है, ये पॉसिबल है। लेकिन जो हुक्स लॉ है वो कब तक वैलिड रहेगी, जब तक स्ट्रेस और स्ट्रेन लीनियरली प्रोपोर्शनल है। इसलिए हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू ओनली लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। वो एक अलग बात है कि कई बार प्रोपोर्शनलिटी लिमिट और इलास्टिक लिमिट सेम हो सकते हैं, है ना। चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है एज इट इज। देखिए ईयर चेंज हो गया है, 2008 के अलावा यहाँ पर 2012 में सेम क्वेश्चन पूछा है। दैट हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगली बार देखते हैं 2018 में भी सेम पार्ट पूछा गया था कि भाई कौन सा स्टेटमेंट सही है, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सो देखिए 2018 का क्वेश्चन 3 बार हो गया सेम क्वेश्चन, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगली बार यहां पर देखते हैं 2018 का क्वेश्चन। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड्स ऑन, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? तो देखिए हुक्स लॉ जो है ना, हुक्स लॉ ये नहीं बोलता है कि भैया इसी पर्टिकुलर एरिया या फिर इसी पर्टिकुलर लेंथ या इस तरह के लोडिंग के लिए ये एप्लीकेबल नहीं। हुक्स लॉ एक्चुअली बोलता है जब तक प्रोपोर्शनलिटी लिमिट प्रेजेंट हो तब तक वो क्या है, एप्लीकेबल है। लेकिन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कहां तक चलेगी ये डिपेंड करती है अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल, है ना। ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग हो सकती है। तो एक्चुअली किसी क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ये लोडिंग पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल। सो टाइप ऑफ मटेरियल इज एक्जैक्टली गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। यही पूछा गया है एक्चुअली क्वेश्चन में, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 2014 का। बोलते हैं लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन इज ऑब्टेन्ड इन मटेरियल्स। देखिए लीनियर फोर्स टू डिफॉर्मेशन, देखिए यहां पर हम लोग लिखते हैं फोर्स टू एरिया। फोर्स टू एरिया इज नथिंग बट दैट इज द स्ट्रेस, ठीक है ना। तो वाई एक्सिस पे आप प्लॉट करते हो स्ट्रेस,
और एक्स एक्सिस पे आप प्लॉट करते हो स्ट्रेन, ठीक है ना। लेकिन स्ट्रेन भी क्या होता है, तो स्ट्रेन इज नथिंग बट दैट इज द डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, यही होता है स्ट्रेन, है ना। तो यहां पर एक्चुअली ये स्ट्रेस स्ट्रेन के कर्व के जैसा ही कर्व बनेगा आपका फोर्स और डिफॉर्मेशन का, लेकिन ये कर्व लीनियर रहेगा। कौन से पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, ऐसे मटेरियल के लिए जिसमें क्या होगा यहां पर, जिसमें हुक्स लॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। तो अगर हुक्स लॉ एप्लीकेबल है तो ऑब्वियसली बात है, मैं बोल दूंगा कि भैया हाँ यार दोनों लीनियर ग्राफ बन रहा है ना। तो अगर ये ग्राफ लीनियर है, जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट तक होगा, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट तक मैं यहां पर क्या बोल दूंगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पे ये एंड होगा, ठीक है ना। और अगर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वाला पोर्शन है तो वहां पर हुक्स लॉ वैलिड होता है, ठीक है ना। हाँ, ये यहाँ पर बोले हैं कुछ अलग अलग तरह के मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसमें इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी हो, प्लास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी हो, भैया ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि इलास्टिक रेंज है लेकिन फिर भी जो ग्राफ है वो नॉन लीनियर बन जाए, है ना, हो सकता है ऐसा। तो ऑब्वियसली बात है, ये इलास्टिक प्रॉपर्टी सही नहीं बोली जा सकती, बिकॉज इलास्टिक मटेरियल में भी नॉन लीनियर ग्राफ पॉसिबल है ना। सो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि पूछा ही गया लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अगेन सेम, देखिए रिपीट ही हुआ है, 2014 का था और ये 2018 का, एग्जैक्टली सेम ही क्वेश्चन है। अ लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन इज ऑब्टेन्ड इन मटेरियल्स which have elastic stress strain property, plastic stress strain property, and अगला बोलता है which are rigid elastic materials, और चौथा बोल रहा है none of these। तो देखिए आंसर वैसे यहाँ पर none of these टिक करना चाहिए, क्योंकि ऐसे पर्टिकुलर मटेरियल्स की बात होनी चाहिए जिसमें प्रोपोर्शनलिटी की लिमिट तक हो, है ना। बट अगर मान लीजिए यहाँ पर नन ऑफ दीज ना होता, कुछ और होता अगर, तो फिर यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाता, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि भाई लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी ये ऑलमोस्ट पास पास ही होते हैं किसी मटेरियल में, इसलिए अगर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट ना लिखा हो आंसर में तो आप इलास्टिक पे टिक करेंगे। बट क्योंकि यहाँ पर नन ऑफ दीज दिख रहा है और हमें एग्जैक्टली आंसर पता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है लेकिन नन ऑफ दीज है, तो आप नन ऑफ दीज पे टिक कर देंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फॉर द वैलिडिटी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मटेरियल्स शुड बिहेव इन विच मैनर। देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, लेट अस सपोज कि ये एक पर्टिकुलर बार है, इस पे आपने फोर्स अप्लाई कर दिया P, ठीक है। दूसरा यहां पर फोर्स अप्लाई करा सेम पर्टिकुलर बार पे, आपने दूसरी बार जो फोर्स अप्लाई करा दैट इज P2, ठीक है सर। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं कि इसके कारण जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, लेट अस सपोज दैट इज डेल 1, इसके कारण जो डिफॉर्मेशन हो रहा है दैट इज डेल 2। सो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि नहीं भाई, अब हमने थर्ड केस में क्या करा, इन दोनों ही फोर्सेस के समीशन फोर्स को अप्लाई कर दिया, मतलब P1 प्लस P2 को अप्लाई कर दिया, तो अब जो यहाँ पर डिफॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, डेल 1 प्लस डेल 2 होगा। ये जो यहाँ पर प्रिंसिपल है कि इफ द फोर्सेस आर बीइंग एडेड देन द स्ट्रेन विल आल्सो बी एडेड, है ना। ये जो हम लोग सिंपली सुपर इंपोज कर रहे हैं वैल्यूज को, अगर आपने क्या करा, लोड को ऐड कर दिया तो स्ट्रेन भी एड अप हो जाएगा, ये जो हम लोग कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को बोला जाता है एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब क्या है, दैट इफेक्ट ऑफ अ force P1 plus P2 will be nothing but that will be equals to be the summation of effect of P1 and effect of P2, ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लेकिन ये कब पॉसिबल है, ये भैया सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपके ग्राफ का जो स्लोप है ना वो चेंज ना होता हो। जब ये ग्राफ का क्या है, कौन सा वाला ग्राफ बोल रहा हूं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का ग्राफ चेंज ना होता हो, उसका जो स्लोप जो है वो चेंज ना होता हो, लेट अस सपोज कि इधर जो स्लोप है दैट इज S1 और इस पर्टिकुलर पोर्शन का जो स्लोप है दैट इज S2,
है ना। अगर S1 और S2 सेम है तो मैं क्या बोल दूंगा, दैट द मटेरियल इज लीनियरली इलास्टिक, यस और नो। और अगर लीनियरली इलास्टिक मटेरियल है तो उसके लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप अप्लाई कर सकते हो। सो लीनियरली इलास्टिक इज एग्जैक्टली गिवन इन योर ऑप्शन नंबर ए। सो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन जो है मेरे पास बोलता है 2014 का, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। देखिए अगर शेयर फोर्स की बात करें तो किलो न्यूटन या फिर न्यूटन में इसकी यूनिट लिखी जाती है ना। स्ट्रेन की बात करें तो डेल एल अपॉन एल होता है। चेंज इन लेंथ भी मीटर में होती है और लेंथ भी मीटर में होता है। सो दिस इज डायमेंशनलेस, दिस इज डायमेंशनलेस। अच्छा स्ट्रेस की बात करें तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर एम स्क्वायर। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। इसकी भी यूनिट की बात करें तो स्ट्रेस की यूनिट के बराबर ही हो जाता है। तो यहां पर एक्चुअली पूछा था डायमेंशनलेस कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है भैया शियर स्ट्रेस इज अ डैश स्ट्रेस। देखो शियर स्ट्रेस क्या है, शियर स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो ये अगर मान लीजिए आपकी बॉडी है जो कि रेस्टिंग है ऑन अ पर्टिकुलर सरफेस, तो अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है तो ये फोर्स अपॉन दिस एरिया इज नोन एज शियर स्ट्रेस, ठीक है ना। बट ये जो पर्टिकुलर फोर्स है ये कैसा एक्ट कर रहा है, अलोंग द सरफेस, है ना। सो शियर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्ट करता है, शियर फोर्स एक्ट्स अलोंग द सरफेस, शियर फोर्स एक्ट अलोंग द सरफेस, लिख सकते हैं ऐसा अपन, है ना। और अलोंग द सरफेस अगर एक्ट कर रहा हो तो इस पर्टिकुलर फोर्स को क्या बोला जा सकता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज टेंजेंशियल फोर्स। तो अगर मैं उसको शियर स्ट्रेस बुलाता हूं तो उसको मैं शियर स्ट्रेस की जगह टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बुला सकता हूं। आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। शियर फोर्स की यूनिट बोलो न्यूटन, स्ट्रेन की यूनिट बोलो दिस इज डायमेंशनलेस, दिस इज डायमेंशनलेस। स्ट्रेस न्यूटन पर एम स्क्वायर, है ना। एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज ऑल्सो न्यूटन पर एम स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट होते हैं एक्चुअली एसएससी जेई में, ये आई होप आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। देखिए अगर लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन पूछा जा रहा है तो यही कुछ और नहीं बल्कि ई बुलाया जाता है, इसको बुलाया जाता है एज द यंग्स मॉडुलस, या फिर इसी को बुलाया जाता है एज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और देखिए अगर स्ट्रेस या स्ट्रेन में आगे कुछ भी लिखा नहीं है, जैसे शियर स्ट्रेस है कि आपका नॉर्मल स्ट्रेस, अगर कुछ ना लिखा हो तो आप उसको नॉर्मल स्ट्रेस ही एज्यूम करते हो। इन द सेम वे अगर स्ट्रेन में कुछ ना लिखा हो तो आप उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है या फिर आपका ये शियर स्ट्रेन है या फिर नॉर्मल स्ट्रेन है, इनमें से आप सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेन एज्यूम करते हो। तो अगर सिंपली स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिखा है तो वो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन या फिर लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन लिखा जा सकता है। सो दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी योर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है ना, ये होता है शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है शियर की बातें तो लिखी नहीं है ना, और जो लिखा नहीं है आप उसको एज्यूम नहीं करते। अगर कुछ ना लिखा हो तो आप लीनियर एज्यूम करते हो। मॉडल बल्क मॉडुलस क्या होता है, दैट इज नथिंग बट दैट इज द नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो ये भी यहां पर नहीं लिखा था क्वेश्चन में, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिखा होता तो ही मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एज्यूम करता, बट अदरवाइज यहां पर मैं टिक कर दूंगा ऑप्शन नंबर ए पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है भाई व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। तो देखो भैया वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। अगर आपने न्यूमेरिकल्स करे हैं तो न्यूमेरिकल्स में बहुत बार अधिकतर क्वेश्चन स्टील पर ही होते हैं न्यूमेरिकल्स में। लेकिन अगर न्यूमेरिकल बिल्कुल भी सॉल्व ना किया हो तो चलिए यहाँ पर बात को समझते हैं, लिख लेते हैं वैल्यूज को, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जिस तरह से अभी सवाल आया है उसी तरह से आगे भी आ सकता है
है ना। स्टील की बात करूं तो दैट इज 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर 2 × 10⁵ MPa भी लिखा जा सकता है। व्हाट इज MPa? मेगा पास्कल। ठीक है। इन द सेम वे अगर कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर के लिए ये वैल्यू होती है 1.1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। एल्यूमिनियम की बात कर ले तो एल्यूमिनियम के लिए यही वैल्यू होती है इक्वल टू बी 0.7 × 10⁵ ठीक है, सेम न्यूटन पर mm स्क्वायर। वुड की बात कर लेते हैं तो वुड के लिए वैल्यू होती है इक्वल टू बी 0.1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। अगर कास्ट आयरन की बात की जा रही है तो कास्ट आयरन के लिए वैल्यू होती है 1.7 × 10⁵। और अगर मैं टंगस्टन की बात कर रहा हूं तो टंगस्टन के लिए वैल्यू होती है 3.5 × 10⁵। ठीक है, तो अभी मेरे को खैर सारी वैल्यूज नहीं पूछी थी, पूछी तो एक ही वैल्यू थी, दैट इज 2 × 10⁵ फॉर द स्टील। एंड ऑब्वियसली बात है दिस इज मोस्ट पॉपुलर फॉर योर न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में अधिकतर स्टील ही देता है वैल्यू। आई होप शायद आपको याद होगी पहले से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोलता है दैट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर देन ऑफ कॉन्क्रीट। क्या बोल रहा है? E for the steel is more as compared to E for the concrete। पर पहले ये समझो कि E होता क्या है। E is nothing but that is the stress upon strain, stress upon strain, यही होता है। तो देखिए अगर मान लीजिए अगर E की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट देयर इज लेस स्ट्रेन even at more stress। E अगर ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करने पे भी स्ट्रेन उतना नहीं है, मतलब ज्यादा फोर्स अप्लाई करा फिर भी डिफॉर्मेशन कम है। तो अगर हाइयर E है तो हमारे लिए अच्छा है एज एन इंजीनियर, क्योंकि हम तो ऐसे ही मटेरियल चाहेंगे जिसमें फोर्स तो अप्लाई कर दे हम लोग ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उसका डिफॉर्मेशन ज्यादा ना हो, है ना। सो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं दैट हाइयर E इज प्रेफर्ड, हाइयर E is preferred in engineering, in engineering construction, yes or no। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर पूछ रहा हूं अबाउट द इलास्टिसिटी, तो देखो भैया यहां पर ये बात ध्यान रखना कि इलास्टिसिटी की अगर बात कर रहा है कोई, सो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ई। जिसका ई ज्यादा वो ज्यादा इलास्टिक होता है। ठीक है, ये बात को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, जितना ज्यादा ई होगा आपको उतना ही ज्यादा मटेरियल को इलास्टिक बुलाना है। सवाल ये भी आ सकता है कि सर रबर और स्टील में कौन ज्यादा इलास्टिक है, तो भैया ग्राफ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। स्टील का ग्राफ कैसा बनता है? सर स्टील का ग्राफ बनता है कुछ इस तरह का। ठीक है, ये होता है स्टील का ग्राफ। लेकिन अगर मैं रबर की बात करूं तो रबर का ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, रबर का ग्राफ खैर इससे काफी आगे जाएगा, तो रबर का ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। बट कौन ज्यादा इलास्टिक है? तो भैया इलास्टिक कौन ज्यादा है? तो रबर यहाँ पर काफी कम है एज कंपेयर टू द स्टील। ठीक है, ये आपको बहुत बार पूछा जा सकता है कि भैया रबर लीस्ट इलास्टिक होता है, लेकिन हमको क्या लगता है कि इलास्टिक का मतलब है कि जितना ज्यादा इलोंगेशन हो सकता हो। नहीं भाई, जिसका जितना ज्यादा इलोंगेशन हो सकता है बिफोर फेलियर, ये प्रॉपर्टी डक्टिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो इलोंगेशन बिफोर फेलियर इज नोन एज डक्टिलिटी। जिसका ज्यादा इलोंगेशन होगा वो ज्यादा डक्टाइल कहलाएगा। बात क्लियर है? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा? मोर इलास्टिक हो जाएगा स्टील। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मटेरियल इज कॉल्ड डक्टाइल इफ। भाई किसी भी मटेरियल को हम लोग डक्टाइल कब बुलाते हैं? मटेरियल को डक्टाइल कब बुलाएंगे? सर मटेरियल को डक्टाइल कब बुलाएंगे? जब मोर स्ट्रेन हो, मोर डिफॉर्मेशन हो, स्पेशली इन द प्लास्टिक जोन, इन प्लास्टिक जोन। ठीक है, प्लास्टिक जोन में अगर किसी का ज्यादा डिफॉर्मेशन होता है तो उसको डक्टाइल मटेरियल बुलाया जाता है। ठीक है, तो डक्टिलिटी की सिंपली डेफिनेशन यहां पर ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर डक्टिलिटी किसकी ज्यादा है? इनमें से किसकी डक्टिलिटी
ज्यादा है। तो देखिए एक्चुअली माइल्ड स्टील है, कास्ट आयरन है, रॉट आयरन है, पिग आयरन है। आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंटली बात ध्यान रखनी है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कार्बन, इफेक्ट ऑफ कार्बन, क्योंकि इन सभी में क्या चेंज हो रहा है, इन सभी में चेंज हो रहा है कार्बन। ठीक है, तो पहला इफेक्ट यहां पर ध्यान रखिएगा कि कार्बन ऐड करने पे डक्टिलिटी की वैल्यू कम होती है, डक्टिलिटी की वैल्यू कम होती है। ठीक है, दूसरी बात यहां पर ध्यान रखिएगा कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ता है। और तीसरी बात आपको जो याद रखनी है, कोरोजन रेजिस्टेंस। ठीक है, वैसे तो इन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज में जो इफेक्ट पड़ता है उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हो आप लोग बीएमसी में, बिल्डिंग मटेरियल्स में, है ना। लेकिन चलिए थोड़ा बहुत मटेरियल वाला पोर्शन आप सॉन्ग में भी पढ़ लेते हो। सो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ कंपेयर करूं तो ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है। प्योरेस्ट फॉर्म अगर होगा आयरन का तो वो यहां ऐसा बनता है, प्योरेस्ट फॉर्म कुछ इस तरह का बनता है ना। लेकिन अगर मैं यहां पर पिग आयरन की बात करूं तो पिग आयरन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। क्यों सर, क्योंकि पिग आयरन में कार्बन ज्यादा है ना। इन द सेम वे कास्ट आयरन की बात कर ले तो कास्ट आयरन का ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, और माइल्ड स्टील का ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। दिस इज योर माइल्ड स्टील। ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा ये ज्यादा आगे नहीं जाएगा, ठीक है, ये यहीं रह जाएगा, प्योरेस्ट आयरन वाला सबसे ज्यादा जाएगा आगे। समझ में आ रही बात। सो अगर मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ भाई व्हाट आर द कार्बन कंटेंट, माइल्ड स्टील में कार्बन कंटेंट कितना है, तो दैट इज लेसर देन 0.3%। ठीक है, बट वहीं अगर मैं बात कर रहा हूँ कास्ट आयरन की, तो कास्ट आयरन का ये परसेंटेज होता है 2 से 5% के बीच में। पिग आयरन की बात कर ले तो पिग आयरन में यही सेम परसेंटेज होता है अराउंड 4 to 6%। एंड रॉट आयरन जो है, रॉट आयरन एक्चुअली प्योरेस्ट फॉर्म है, रॉट आयरन में यही परसेंटेज होता है लेस देन 0.08%। ठीक है, सो दिस इज प्योरेस्ट। और जो जितना ज्यादा प्योरेस्ट होगा उसकी डक्टिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। सो अगर मैं यहाँ पर डक्टिलिटी का, अगर यहाँ पर आपको पूछता हूं दैट व्हाट इज द ऑर्डर फॉर डक्टिलिटी, तो डक्टिलिटी का ऑर्डर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा रॉट आयरन, फिर माइल्ड स्टील, फिर कास्ट आयरन और फिर पिग आयरन। ठीक है, तो पूछा क्या गया था कि भाई किसकी डक्टिलिटी सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा प्योर, दैट इज रॉट आयरन, जो सबसे ज्यादा प्योर दैट इज रॉट आयरन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भैया इनमें से कौन ज्यादा डक्टाइल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिवली डक्टाइल मटेरियल। तो देखो डक्टाइल वही होगा जिसमें क्या होगा, कार्बन कम होगा, पहली बात तो, है ना। दूसरी बात यहाँ पर ब्रोंज की बात करें, ब्रोंज के कंपैरिजन में स्टील ज्यादा डक्टाइल होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं, ये माइल्ड स्टील का कर्व बनता है कुछ इस तरह का। ठीक है, यहां पर अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं तो दैट इज अराउंड 20 to 30% फॉर द माइल्ड स्टील। ठीक है, अच्छा अगर मैं अरेंज ही करना चाहूं, चलिए ये तो होगी बात की सर कितना स्ट्रेन होता है, माइल्ड स्टील का सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर मैं अरेंज ही करना चाहूं तो माइल्ड स्टील का सबसे ज्यादा डक्टिलिटी होगी, फिर इसके बाद आएगा आपका ब्रोंज। ठीक है, फिर आएगा हाई कार्बन स्टील, फिर हाई कार्बन स्टील, क्योंकि है तो वो स्टील ही ना। लेकिन सबसे कम होगी यहां पर कास्ट आयरन की। ठीक है, सबसे कम होगी किसकी, कास्ट आयरन की। पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा था हमने, है ना। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डक्टिलिटी। पूछा गया था सबसे ज्यादा वाला, तो ऑब्वियसली बात है सबसे ज्यादा वाला कौन होगा, यहाँ पर माइल्ड स्टील होगा, विच इज अ रिलेटिवली डक्टाइल मटेरियल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, डक्टाइल किसको बुलाया जाता है, अगर मान लीजिए पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन अगर 5% से ज्यादा है तो उस मटेरियल को बुलाया जाता है एज द डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल का उल्टा क्या होता है, दैट इज ब्रिटल मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसमें ज्यादा इलोंगेशन ना हो, ज्यादा स्ट्रेन ना हो, उसके पहले ही फेलियर हो जाए। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इलास्टिक। देखो भैया इलास्टिक का मतलब जिसका ई ज्यादा हो, है ना, जिसका ई यंग्स मॉडुलस ज्यादा हो। तो यहां पर ध्यान रखिएगा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी, है ना। और ऑब्वियस सी बात है अगर मैं ई की बात कर रहा हूं तो ई क्या होता है, दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। तो अगर स्ट्रेन ज्यादा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है ई की वैल्यू कम होगी। अब अगर मैं ग्राफ कंपेयर करूं तो देखो ग्राफ कैसे कैसे बनते हैं, इन सबके ग्राफ कैसे कैसे बनते हैं। इस तरफ ऑब्वियस ही बात है स्ट्रेन स्ट्रेस होगा, इस तरफ होगा स्ट्रेन, है ना। अगर मैं रबर की बात करूं तो रबर का ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, दिस इज द ग्राफ फॉर रबर। ठीक है, कॉर्क का ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, इसी के अलावा कंक्रीट का कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कॉपर और कास्ट आयरन। सो दिस इज कॉपर। ठीक है, कास्ट आयरन की बात करोगे तो कास्ट आयरन यहां पर आएगा, थोड़ा आगे जाएगा। ठीक है, थोड़ा और आगे, इसका भी थोड़ा और आगे। ठीक है, मेटल से मेटल्स का कंक्रीट का कंपैरिजन में तो काफी ज्यादा डक्टाइल होते हैं। लेकिन इसी के अलावा नेक्स्ट आ जाता है, चलिए थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, एल्यूमिनियम की बात कर ले तो एल्यूमिनियम का ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। अच्छा थोड़ा सा और पहले से, दिस इज एल्यूमिनियम, है ना। और अगर मैं कास्ट आयरन की बात कर लूं तो कास्ट आयरन का ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। दिस इज माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन ही कास्ट आयरन ही, ये तो माइल्ड स्टील है। सो दिस इज माइल्ड स्टील। ठीक है, तो माइल्ड स्टील का ई सबसे ज्यादा होता है, और एग्जैक्टली मैंने ई की वैल्यूज भी बताई है आपको सबकी, है ना। तो ग्राफ भी मैंने बता दिया लगे हाथ। अच्छा लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, ये रबर के साथ कंफ्यूज होते हैं। रबर के साथ इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सर रबर का जो डिफॉर्मेशन है वो सबसे ज्यादा होता है। रबर का डिफॉर्मेशन क्या है, सबसे ज्यादा होता है। कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है रबर का। अब रबर का ग्राफ देखकर कई बार स्टूडेंट बोलते हैं सर उसका डिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा, दैट मीन्स ये सबसे ज्यादा इलास्टिक। ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि जनरल वर्ड में हम लोग जब डेली लाइफ में इलास्टिक बोलते हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है यार, पैजामे में लगा हुआ इलास्टिक बोला जाता है। वो इलास्टिक क्या है, वो रबर के जैसा एक्ट कर रहा है, इसलिए हम उसको इलास्टिक बोलते हैं। और वो इलास्टिक से ही हम लोग कई बार यहाँ पर टेक्निकल टर्म इलास्टिक को भी कंपेयर कर लेते हैं, मतलब जिसका ज्यादा डिफॉर्मेशन वो ज्यादा इलास्टिक। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द लीस्ट इलास्टिक है इज द रबर। सबसे ज्यादा कौन होगा, तो भैया दैट इज माइल्ड स्टील, और उससे भी ज्यादा टंगस्टन। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ देम इज द लीस्ट इलास्टिक। अगेन सेम क्वेश्चन ही है भैया, सेम क्वेश्चन है, ईयर अलग अलग है। चलो अच्छी बात है। सबसे कम कौन है इलास्टिक यहाँ पर, दैट इज रबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है एट यील्ड पॉइंट ऑफ अ टेस्ट प्लेस द मटेरियल। भाई यील्ड पॉइंट याद करवा देता हूं आपको, देखो जरा, ये है हमारा माइल्ड स्टील का ग्राफ जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, पढ़ा है ये ग्राफ, सभी ने पढ़ा है। ये है माइल्ड स्टील का ग्राफ, पढ़ा है। अच्छा, माइल्ड स्टील के ग्राफ में ये आता है, दिस इज अपर यील्ड पॉइंट, दिस इज अपर यील्ड पॉइंट, दिस इज योर लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक, ग्राफ एक बार ठीक से पढ़ लीजिए, यहां पर समझ लीजिए, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जो हो रहा है इसको बोला जाता है एज यील्डिंग। क्या बोला जाता है इसको, यील्डिंग। ठीक है, अच्छा इलास्टिक लिमिट यहां कहीं होती है, दिस इज योर इलास्टिक लिमिट, एंड दिस इज योर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ठीक है, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, सबसे पहले प्रोपोर्शनलिटी, फिर इलास्टिक लिमिट, फिर अपर यील्ड पॉइंट, फिर लोअर यील्ड पॉइंट, फिर इसके बाद यहां से यहां तक क्या हो रहा है, स्ट्रेन हार्डनिंग हो रही है। ये पॉइंट जो आया इधर क्या आएगी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ठीक है, सभी ने ये ग्राफ जरूर पढ़ा होगा। भाई सॉम का पहला चैप्टर अगर पढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है, ग्राफ बिना पढ़े तो आपका चैप्टर कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकता था, है ना। सबने पढ़ा है आई होप, है ना। सो दिस इज योर फेलियर पॉइंट। ठीक है, सो समझ में आ रही बात। पूछा क्या गया है कि यील्ड पॉइंट पे मटेरियल कैसा होता है, क्या वो हुक्स लॉ ओबी करता है। नहीं सर, हुक्स लॉ तो यहीं खत्म हो गया, हुक्स लॉ तो यहीं खत्म हो गया।
ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, बिहेव्स इन एन इलास्टिक मैनर। नहीं सर, इलास्टिक मैनर तो यहां तक खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात। मैं चल यहाँ पर ग्राफ में ही पॉइंट्स के साथ साथ लिख देता हूँ। अगर इलास्टिक मैनर की बात करी जाती तो ये इलास्टिक मैनर तो यहीं तक खत्म हो गया ना। एंड हुक्स लॉ की बात कर रहे हो तो हुक्स लॉ यहीं पर खत्म हो गया ग्राफ में। फिर रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप ऑन रिमूवल ऑफ द लोड। सर वो इलास्टिक ही होता है। ये भी सी ऑप्शन के लिए यहां पर आ गया। अंडरगोज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। सर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ये है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ना, दिस इज, जो यहां से यहां तक पहुंचा है, तो दिस इज नोन एज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। समझ में आ रही बात। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पूछा गया था, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन यहां है। ठीक है, डन। समझ में आ रही है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी। यील्ड पॉइंट के बाद क्या आता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है भैया, स्ट्रेस एट विच एक्सटेंशन ऑफ अ मटेरियल टेक्स प्लेस मोर क्विकली एज कंपेयर टू इंक्रीज इन लोड। देखो भैया, यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, बोल रहा है कि भैया ऐसा पॉइंट बताओ जिसके बाद बहुत तेजी से स्ट्रेन हो, बहुत तेजी से डिफॉर्मेशन हो, एक्सटेंशन हो। तो यहां पर अगर चेक करोगे तो क्या देखने को मिल रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद डिफॉर्मेशन बहुत तेजी से हुआ था। यस और नो? डिफॉर्मेशन बहुत तेजी से हुआ, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हो, यील्ड पॉइंट। इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हो, यील्ड पॉइंट। ठीक है ना। यील्डिंग पॉइंट के बाद डिफॉर्मेशन बहुत तेजी से होता है। ब्रेकिंग के बाद तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ब्रेकिंग पॉइंट तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। इलास्टिक पॉइंट यहां आ जाता है, तो इलास्टिक के बाद तो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है ना। आंसर क्या हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या बोलता है, in a tensile test when the material is stressed beyond elastic limit, the tensile strain dash as compared to the stress। देखो, अगर इलास्टिक लिमिट के बाद की बात कर रहे हो, है ना, तो ये इलास्टिक लिमिट आ गया, मान लेते ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है और ये इलास्टिक लिमिट है। तो इसके बाद क्या देखने को मिलता है, कुछ इस तरह ग्राफ, है ना। इसका मतलब क्या देखने को मिल रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद स्ट्रेस तो कम बढ़ा, लेकिन स्ट्रेन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है ना, ये है चेंज इन स्ट्रेन एंड दिस इज योर स्ट्रेस, है ना। मैं क्या बोल सकता हूं कि जैसे ही मटेरियल इलास्टिक लिमिट से पास करके प्लास्टिक लिमिट में पहुंच जाता है, प्लास्टिक स्टेट में पहुंच जाता है, डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं, दैट इन प्लास्टिक स्टेट डिफॉर्मेशन इज हाई, डिफॉर्मेशन इज हाई, बोल सकते हैं ऐसा। और डिफॉर्मेशन हाई है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, दैट स्ट्रेन इज मोर, और ऐसा ही हो रहा है ना। क्या बोल रहा है यहां पर, टेंसाइल स्ट्रेन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। ऑब्वियसली बात है सर, टेंसाइल स्ट्रेन बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, नहीं सर बहुत तेज बढ़ रहा है। ऑब्वियसली बात है, आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस मोर क्विकली। स्ट्रेन कम नहीं होता, स्ट्रेन बल्कि बढ़ता ही है। ठीक है, और बहुत तेजी से बढ़ता है। अब तो आंसर क्या टिक कर दूं, ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि भैया इन कंप्रेशन टेस्ट फ्रैक्चर इन कास्ट आयरन स्पेसिमेन वुड। देखो, अगर मैं कंप्रेशन टेस्ट कर रहा हूं, मतलब ये है मेरा एक स्पेसिमेन, इस पे मैं लोड अप्लाई कर रहा हूं, कुछ इस तरह का कंप्रेसिव लोड, तो क्या होगा सर, देखिए अगर मैं यहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करता हूं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द शीयर स्ट्रेंथ ऑफ द कास्ट आयरन। इवन कोई भी मेटल की बात कर रहे हो तो भी, ठीक है, कोई भी मेटल की बात कर रहे हो तो उसकी जो शीयर स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। लेकिन अगर यहां पर बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, जब यहां पर एक स्ट्रेंथ कम है तो ऑब्वियसली बात है जो फेलियर होगा वो कैसा होगा, वो शीयर फेलियर होगा। सो फेलियर विल बी ड्यू टू शीयर स्ट्रेस, फेलियर किसकी वजह से होगा, शीयर स्ट्रेस की वजह से होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए यहां पर प्रिंसिपल स्ट्रेस इस डायरेक्शन में है, तो मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस किस डायरेक्शन में होता है, मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस होता है इन अ प्लेन 45 डिग्री और 135 डिग्री
टू द प्रिंसिपल प्लेन। ये आप लोग पढ़ते हो इन द चैप्टर ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये है आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का प्लेन, देन इस पर्टिकुलर प्लेन में जो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, इस पे होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, सो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो प्लेन है वो ये है, वो ये वाला प्लेन है। अलग कलर से दिखा देता हूं। और ऑब्वियस सी बात है, यही बनेगा अब हमारे लिए फेलियर प्लेन। सो दिस विल बी योर फेलियर प्लेन। और ऑब्वियस सी बात है, क्या यहाँ पर ये इन द अलोंग द एक्सिस ऑफ लोड है? नहीं सर, अलोंग द एक्सिस ऑफ लोड नहीं है। क्या ये ऑब्लिक प्लेन है? हाँ सर, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, तो ऑब्लिक बोला जा सकता है इसको। ऑब्लिक में भी अगर एंगल पूछ लिया होता तो ज्यादा अच्छा रहता हमारे लिए, लेकिन ठीक है, चलो ऑब्लिक ही यहाँ पर सही। ऑकर्स एट राइट एंगल्स? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, नहीं राइट एंगल पे तो यहाँ पर ये फेलियर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि विद एन इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट स्टील डिक्रीजेस इट्स। भाई क्या होता है, अगर कार्बन बढ़ता है तो क्या देखने को मिलता है? डक्टिलिटी की वैल्यू कम होती है ना। अल्टीमेट स्ट्रेंथ की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, और कोरोजन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? कोरोजन रेजिस्टेंस की वैल्यू वहां पर कम होती है। ठीक है, तो पूछा क्या गया था, कार्बन बढ़ने पर क्या कम होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज डक्टिलिटी। ठीक है, ब्रिटलनेस भी बढ़ती है एक्चुअली, और हार्डनेस भी बढ़ती है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। डन, समझ में आ रही बात? ये आपको इफेक्ट पता होना चाहिए। अगर ना भी पढ़ा हो सॉम में, तो कम से कम बिल्डिंग मटेरियल जब पढ़ोगे तब वहां पर बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। सो ब्रिटलनेस बढ़ती है, हार्डनेस बढ़ती है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भैया इनमें से गलत कौन सा है। माइल्ड स्टील के बारे में पूछा जा रहा है। देखो वैसे तो माइल्ड स्टील के बारे में आपने ग्राफ पढ़ा है, मैंने अभी भी यहाँ पर पहले ग्राफ बनाकर दिखाया। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ। अब यहां पर क्या पूछ रहा है, हैज टू यील्ड पॉइंट्स। बिल्कुल सही बात है, दिस इज योर अपर यील्ड पॉइंट एंड दिस इज योर लोअर यील्ड पॉइंट। दोनों यील्ड पॉइंट्स हैं, तो ये तो सही है। हैज स्मॉल परसेंट इलोंगेशन एट फेलियर। कैसा है क्या सर? नहीं सर, 20 to 30% इलोंगेशन होता है। सो ये तो गलत दिख रहा है, 20 to 30% को छोटा नहीं बोला जा सकता। सो दिस इज रॉन्ग। क्या ये डक्टाइल मटेरियल है? बिल्कुल डक्टाइल मटेरियल है ये। क्या इसमें स्ट्रेन हार्डनिंग देखने को मिल रही है? हाँ सर, यहां से लेकर यहां तक स्ट्रेन हार्डनिंग मिलती है। सो ये भी है। तो आंसर क्या टिक कर दोगे? आंसर विल बी और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया माइल्ड स्टील हैज विच ऑफ देम इज रॉन्ग। कौन सा इनमें से गलत है? क्या माइल्ड स्टील में दो यील्ड पॉइंट होते हैं? जस्ट इसके पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये 2011 का है, ये 2018 का है। ठीक है, और थोड़े से क्वेश्चंस में भी चेंज हुआ है ऑप्शंस में। टू यील्ड पॉइंट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्या ये डक्टाइल मटेरियल है? हाँ सर, ये डक्टाइल मटेरियल है। क्या इसमें स्ट्रेन हार्डनिंग होती है? बिल्कुल होती है। तो गलत कौन सा है? कोई भी नहीं। आंसर क्या टिक कर दोगे? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है भाई वर्किंग स्ट्रेस ऑफ अ मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू बी। वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है? देखिए वर्किंग स्ट्रेस मतलब जिस पे हम काम कर सकते हैं। और ऑब्वियस बात है, अगर हम लोग काम करने के लिए कोई लोड अलाउ कर रहे हैं, कोई स्ट्रेस अलाउ कर रहे हैं, तो वो कम होना चाहिए एज कंपेयर टू द यील्ड और अल्टीमेट स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हमारा मटेरियल यील्ड पॉइंट तक पहुंच जाए, क्योंकि अगर यील्ड पॉइंट तक पहुंच रहा है इसका मतलब बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन हो जाएगा उस मटेरियल का। यस और नो? सो ऑब्वियस ही बात है, वी ऑलवेज ट्राई टू कीप स्ट्रेस बिलो यील्ड पॉइंट टू अवॉइड हाई डिफॉर्मेशंस। भैया हमें डिफॉर्मेशंस ज्यादा नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या कोशिश करते हैं कि भैया स्ट्रेस को यील्ड पॉइंट से कम पे रखें।
है ना। और ऑब्वियसली बात है यील्ड पॉइंट से कम पे रखना है, इसीलिए हम कैलकुलेट करते हैं वर्किंग स्ट्रेस। और वर्किंग स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं। सो दैट इज टेकन एज द यील्ड स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। एंड ऑब्वियसली बात है हम यहाँ पर जो वर्किंग स्ट्रेस है वो क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस से कम होता है, यही पूछा गया था। दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन बोलता है कि भैया फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है। तो मैंने देखो अभी अभी यहां पर आपको बताया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी में नीचे आना चाहिए वर्किंग स्ट्रेस। नीचे क्या आना चाहिए, वर्किंग स्ट्रेस, क्योंकि देखो मैंने अभी वर्किंग स्ट्रेस का फॉर्मूला बोला था, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है ना। सो अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं इस फॉर्मूले में की, तो नीचे तो आना चाहिए वर्किंग स्ट्रेस। देखो किसी में भी वर्किंग स्ट्रेस नीचे है, ये है 2, ये है 2, ये है अल्टीमेट। वर्किंग स्ट्रेस डिनोमिनेटर में आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो भाई अगर यील्ड पॉइंट ना दिखता हो तो आप अल्टीमेट स्ट्रेस के बेसिस पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर यील्ड की जगह अल्टीमेट स्ट्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि जरूरी तो ये नहीं हर एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए यील्ड पॉइंट दिखे ही दिखे। ब्रिटल मटेरियल्स के लिए यील्ड पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि उसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा होता ही नहीं है ना। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है, assuming the values of maximum deviation of delta p is the load, है ना। लोड में जो डेविएशन है दैट इज 25%, एंड डेल्टा ई मतलब यंग्स मॉडुलस में जो यहाँ पर चेंज हो सकता है वो 25% का हो सकता है। तो पूछता है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। भाई पहले ये बताओ व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। दैट इज नथिंग बट दैट इज द अल्टीमेट स्ट्रेस। स्ट्रेस की जगह मैं लोड लिख देता हूं अभी, क्योंकि यहां पर ये लोड लिखा हुआ था। ठीक है ना, अपॉन अलाउेबल लोड, अपॉन अलाउेबल लोड। देखो पूछा क्या गया है कि ये एफओएस की वैल्यू मिनिमम हो। अब ये मिनिमम कब हो सकता है, बात को समझना, ये मिनिमम कब हो सकता है। तो भैया ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम तब होगा जब अल्टीमेट लोड की वैल्यू मिनिमम हो जाए और अलाउेबल लोड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। यस और नो। अब ये बताओ अगर मान लीजिए कोई लोड है पी और उसमें 25% का डेविएशन हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव तो बोला नहीं है, तो अब ये सी बात है मिनिमम कब होगा, जब 25% का डेविएशन हो लेकिन नेगेटिव में। पर न्यूमरेटर को मैंने को मिनिमम करना था ना। और अलाउेबल लोड की बात कर रहा हूं डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब हो सकता है, जब अलाउेबल लोड में पॉजिटिव चेंज देखने को मिले इन द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है ना। सो क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू बी 0.75 पी डिवाइडेड बाय 1.25 पी। So this is equals to be 3/5 और 3/5 is nothing but that is equals to be 0.6। ठीक है ना। बट यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं मिनिमम नहीं पूछा गया था, लिखा जरूर मिनिमम है, क्वेश्चन में जो पूछा गया था ना वो एक्चुअली मैक्सिमम पूछा गया था। ठीक है, तो मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कब होगा, जब अल्टीमेट लोड सबसे ज्यादा हो। अल्टीमेट लोड अगर मतलब ज्यादा से ज्यादा कब हो सकता है, 25% पॉजिटिव में हो, 25% ज्यादा हो अल्टीमेट लोड, और अलाउेबल लोड अगर कम से कम हो मतलब 0.25 पी हो, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 5/3 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.67। ठीक है, सो 1.67 इज द आंसर। पूछा एक्चुअली यहाँ पर मिनिमम नहीं बल्कि मैक्सिमम गया था। ओके, सो इसलिए यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी पे टिक करोगे, मिनिमम होता तो 0.6 पे टिक करते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भैया अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, पूछता क्या है, द फोर्सेज एक्टिंग नॉर्मली ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बार आर शोन। तो ये क्या इंट्रोड्यूस करेगा, ऑब्वियसली बात है सर, ये अगर इस तरह का लोड लग रहा है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, दिस प्रोड्यूसेस टेंसाइल स्ट्रेस। इलोंगेट करने की कोशिश कर रहा होगा तो टेंसाइल स्ट्रेस बोला जाता है, लेकिन अगर कोई दबाने की कोशिश कर रहा है तो उसको बोला जाता है द कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, बाकी शियर स्ट्रेस की तो बात ही नहीं आती, क्योंकि यहां पर जो लोड लग रहा है दैट इज नॉर्मल। आंसर क्या होगा, दैट इज योर टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, इन द सेम वे एक और सेम सिमिलर क्वेश्चन ही है, डायग्राम छोटा सा साइड में बनाया हुआ है। पूछता है कि भैया इसमें कैसा स्ट्रेस इंट्रोड्यूस होगा
ऑब्वियस सी बात है, कैसा स्ट्रेस इंट्रोड्यूस होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सेम है डायग्राम। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ व्हेन अ लोड इज ट्रांसफर्ड थ्रू वन सरफेस टू अनदर सरफेस इन कांटेक्ट, मतलब अगर ये है एक बॉडी, ये है दूसरा बॉडी, ठीक है, इस पे फोर्स अप्लाई करा और इसके इस सरफेस से अगर मान लीजिए लोड ट्रांसफर होता है ना, इस पे लोड ट्रांसफर होता है, तो इस पर्टिकुलर कांटेक्ट पे जो यहाँ पर स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, इधर स्ट्रेसेस कैसे होंगे, दैट आर शीयर स्ट्रेसेस, दैट आर शीयर स्ट्रेसेस। ठीक है, तो भैया क्योंकि लोड एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे ट्रांसफर हुआ है ना, तो इसको क्या बोल देंगे, क्योंकि सरफेस टू सरफेस ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज योर शीयर स्ट्रेस। ठीक है, दैट इज योर शीयर स्ट्रेस। तो शीयरिंग स्ट्रेस इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर रेजिस्टेंस आएगा तो वो इस डायरेक्शन में आएगा। डन। तो बस यही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस थे, और एक्चुअली यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन वाला जो कंसेप्ट है, इस पे बेस्ड मैंने अभी तक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मेनली लिए हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी है हल्के फुल्के सिंपल सिंपल से छोटे छोटे से, वो न्यूमेरिकल्स को भी एक अलग सेशन में कवर अप कर रहा हूं, बिकॉज ऐसा स्टूडेंट जिसने थ्योरी पढ़ी अच्छे से, थ्योरी वाले सारे क्वेश्चंस कर लेगा जो इस पर्टिकुलर सेशन में मैंने करवाए हैं। थोड़ा बहुत भी अगर आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो तो आप अगले वाले सेशन में जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उनको जरूर आप ध्यान से कर लीजिएगा। अगर वो क्वेश्चंस बन भी गए हो तो भी वहां पर ये चेक कर लीजिएगा कि किस लेवल के न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का कि सर हमारी एग्जाम अगर हम एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल किस लेवल के, किस लेवल तक के न्यूमेरिकल्स करने चाहिए, आंसर आपको मिल जाएगा अगले सेशन में। तो चलिए इस सेशन को मैं यहीं एंड कर रहा हूं, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक लगातार बढ़ते रहे हैप्पी इंजीनियरिंग।